40 मार्क्स का है तो आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 4 हैं, ठीक है, उनमें सेक्शन बनाए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन में सेक्शन है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का जो पहला सेक्शन यानी ए है, ये 1 मार्क का है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, सिंगल मार्क के भी हैं जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी मल्टीपल चॉइस में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ ऐसे हैं जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा और मोर देन 1 में दो ही हो सकते हैं, 3 नहीं है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम सब लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। पहला है द कलर ऑलवेज चेंजेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। बताइए क्या सही है पहला? क्या कलर हमेशा चेंज होता है जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे में वो एंटर करती है? बताइए, नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मीडियम इज रिफ्रैक्शन। लाइट का एब्जॉर्प्शन रिफ्रैक्शन कहलाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि पहला भी सही नहीं है ना, पहला भी सही नहीं है यहाँ पे, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा सही है, पढ़ के आपको मिल जाएगा सही है, चौथा गलत है। बोलो सही है, समझ में आया? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है हमको, बाकी सारे ऑप्शन हम खुद देख कर कह सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी लोग। व्हेन अ लाइट रे, ये पढ़ने में आ रहा है सबके? बोलो हाँ। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, डेंसर से रेरर में जाती है तो क्या होता है? डेंसर से रेरर में जब भी कोई लाइट रे जाती है तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कह रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, डेंसर से रेरर में जाएगी। ध्यान से देखो, नीचे वाला मान लो अगर डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ऊपर वाला रेरर मीडियम है तो क्या होता है? पढ़ा है हमने को, ये नॉर्मल हो गया आपका, हाँ, तो यहाँ से डेंसर से रेरर में जा रही है ऐसे। तो अब बताओ यहाँ जब जा रही है तो स्पीड बढ़ जाती है ना, लाइट की स्पीड बढ़ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाती है ऐसे। तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, गलत है, दिख रहा है पहला। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इस रिफ्रैक्शन से कम होगा बोल रहे हैं। बताओ सही है ना? एंगल्स सही है, दिख भी रहा है हमको, क्योंकि वो देखिए उधर ज्यादा बेंड हो गई और हम एंगल नॉर्मल से लेंगे, कहीं सरफेस से ना ले लेना, एंगल हमें नॉर्मल से ही लेना है तो ज्यादा ही होता है, ये सही है। तीसरा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है, गलत है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है रेयर मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज, ये भी गलत है, ठीक है। अभी तक तो 2 क्वेश्चन आसान थे, हाँ कॉन्सेप्चुअल थे। तीसरा देखिए रे डायग्राम दे रखा है, इन द डायग्राम शोन बिलो, क्या कह रहा है? वाटर से लाइट रे जा रही है एयर में, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है? डेंसर से रेयर में जा रही है जिसमें कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अब देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है बी इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्रैक्टेड रे। बी इंसिडेंट रे है, गलत है, बी इंसिडेंट रे का, हाँ बी तो इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका यहीं से। दूसरा कह रहा है ए इज इंसिडेंट रे एंड बी इज रिफ्रैक्टेड रे, ये भी गलत है। अच्छा थर्ड में क्या कह रहा है? सी इज इंसिडेंट रे, अरे कहाँ है सी इंसिडेंट रे? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो सही होना चाहिए, चौथा, ए इज इंसिडेंट रे एंड सी इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड। अब आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जब एफ और ओ के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? रेज कैसे जाएंगी भाई? रेस कैसे जाती है देखिए ध्यान से। पहला क्या होगा, ये पैरेलल ऐसे जाएगी, इसके बाद फोकस से चली जाएगी, है ना, और दूसरी कैसे जाएगी? ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों रेस कैसी हैं? डाइवर्जिंग, एंड डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट है। तो डाइवर्जिंग रेस को मिलाने का क्या तरीका है? पीछे प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, यहां पे कहीं इमेज बनेगी क्या? सही है। तो ये कैसी इमेज है? यहाँ पे वर्चुअल है, हाँ, तो रियल इमेज तो नहीं हो सकती, डिमिनिश्ड नहीं है, बड़ी है, दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट से बड़ी है। फॉर्म्ड विद इन द फोकल लेंथ, ये भी नहीं हो सकता है, फॉर्म्ड विद इन द फोकल लेंथ।
आगे क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो बस एक ही ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे, वर्चुअल वाला। बोलो ये समझ में आया सबको? आगे चलते हैं हम लोग। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर, द वेव एंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेप्स टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम बी आर गिवन बिलो, चूज एन ऑप्शन विच हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू फाइंड द वेवलेंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम सबको पता है एक चीज, लॉजिकली इसको समझना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, बताइए जरा। जैसे मान लो, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे दो मीडियम है ना, ए और बी, ऐसे बताओ इसके रिलेशन में। मीडियम ए लाइट की 600 है, वेव एंटर्स मीडियम बी, ठीक है, तो इस तरह से बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी की टर्म में, जरा बताओ, वेलोसिटी की टर्म में बताओ पहले इसका फॉर्मूला वेलोसिटी की टर्म। ए, हाँ ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है ना, वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब हम यहाँ वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो भी ऐसे आएगा, बोलो ये आएगा। अगर हम दोनों की वेवलेंथ लिखते हैं तो यही आएगा। इतना क्लियर है सबको, ये याद होना चाहिए रिलेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम इस तरह से निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहलाएगा ये, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं। और अगर वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर रख रहे हैं तो जो लैम्डा है वो भी उसका ए का ऊपर रहेगा, क्योंकि लैम्डा और वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, सॉरी हाँ, लैम्डा और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो अब आप सोचिए यहाँ से ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, बोलो, और लैम्डा ए के लिए कितना दे रखा है आपको 600, और ये लैम्डा बी, बताओ लैम्डा बी कितना आ जाएगा यहाँ से, ये लैम्डा बी कितना आ रहा है, हाँ यहां से आ रहा है 400। तो बताइए 400 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, बोलो, और सेकंड भी कंफर्म है, एक ही चीज लिखी हुई है ना, बोलिएगा। पहला नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, ये वाला ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं हो सकता, सेकेंड एंड थर्ड हाँ हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं हो सकता, बाकी कोई नहीं होंगे। सही है, समझ में आया, बताओ। यहाँ पे यही चीज करनी थी, ये जो किया है ये चीज, अगर आपको ये पता है और तो उसके साथ ये वाला रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। बोलिए सबको समझ में आ गया है, आगे चलें या किसी को दोबारा समझना है? देखिए आ गया है, चलिए देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन भी है, ये देखिए ध्यान से, एक 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्या कह रहे हैं पहले देखते हैं, डायग्राम से रिलेटेड है। कह रहे हैं डायग्राम शोज एन इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस LL। ठीक है, एक लेंस दिया हुआ है, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, अभी दिख रहा है इतना, दिख रहा होगा, छोटा नहीं करेंगे तो वो अलग चला जाएगा फिगर और क्वेश्चन अलग चला जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है लेंस से, क्या रखा है, इमेज बन रही है 36 पे इमेज बन रही है, यानी ये 36 है क्या, और LL और फोकल लेंथ 12 है, तो फोकल लेंथ इनकी 12, ये वाली 12 दे रखी है। विद रेस्पेक्ट टू दिस आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको, देखिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी। आप खुद सोचिए, इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है, इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होता है, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनती है जरा बताओ, फोकस पे। आप ऑब्जेक्ट को और पास लाते चले जाते हैं, इमेज शिफ्ट होकर फोकस से, फोकस और डबल फोकस के बीच में आती है, फिर और पास लाते हैं तो वो 2f पे पहुंचती है, और पास लाते हैं तो कहां पहुंचती है, बियॉन्ड 2f चली जाती है, ऐसा होता है, और पास लाते हैं तो वो वर्चुअल बन जाती है आके। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे कहां होगी, बियॉन्ड 2f इमेज कब बनती है,
बियॉन्ड 2f कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ये याद होना चाहिए आपको। हाँ, f पे नहीं, f पे होगा तो इंफिनिटी बनेगी। हाँ, बिटवीन f एंड 2f, तो f 12 पे है, 2f 24 पे है 2f 24 हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होना चाहिए बताइए, 12 और 24 के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई ये 24 है ना, यहाँ पे देखिए ये 24 है और ये पूरा सॉरी ये 12 है, ये 24 है, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं लाई करेगा ना ऐसे, तो ये कहलाएगा ना ऑप्शन। देखते हैं, पहला कह रहा है ऑप्शन बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 30 सेंटीमीटर कहां होगा, 24 के ही अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो 30 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला कह रहा है बियॉन्ड 24, गलत है। बियॉन्ड 24 होता तो इमेज इतनी दूर जाती ही नहीं, इमेज पास होती। तीसरा कह रहा है बिटवीन 12 एंड 24, हाँ ये सही लग रहा है। और चौथा क्या कह रहा है, विद इन 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, गलत है। विद इन 12 सेंटीमीटर अगर होता तो बताओ इमेज वर्चुअल हो जाती है ना। बताइए, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, तो लॉजिकली सोचोगे तो कुछ सॉल्व अब नहीं करने की जरूरत है आपको, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, क्योंकि 4 नंबर का है तो और क्वेश्चन भी दे रखा है। अगला है पावर क्या होगी लेंस की। अब फिर लॉजिकल है, आपको पता है कि पावर जो होती है किसी भी लेंस की, जो पावर है वो फोकल लेंथ से कैसे रिलेटेड है, 1/f से, है ना, 1/f से रिलेटेड है। अब हमें इसकी फोकल लेंथ पता नहीं है ना, इसकी फोकल लेंथ पता है क्या, बताओ। अरे पता है या नहीं पता है फोकल लेंथ? अरे पता है भाई, अरे 12 पता है ना, 12 अभी ऊपर दे रखी थी फोकल लेंथ, 12 दे रखी है, तो 1/12 करिए, कितना आंसर आएगा आपका? 1/12 और फिर इसको 100 में चेंज, मतलब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, तो कितना आंसर आएगा देखिए, 100/12 करेंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 8 96, 4 उधर जाएगा और कितना आएगा, 12 3 8.33। अच्छा एक बात बताओ, एलिमिनेट करके हमें ये कंफर्म हो गया कि ये फोकल लेंथ जो होती है इसकी प्लस में होती है या नेगेटिव होती है? तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। कौन कौन, ये दोनों। अब ये दोनों बचे, इसमें कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला है 8.33, देखिए आ भी रहा है, और प्लस में होगी, प्लस में होगी, ये सबको क्लियर है। क्यों होगी प्लस में, हैं प्लस में क्यों होगी? हाँ प्लस में क्यों होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, अगला क्वेश्चन इसी में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के साथ बताइए कैसे निकालेंगे। आसान है, इमेज डिस्टेंस आपको दे रखी है, ठीक है, और वही फॉर्मूला लगाइए आप, 1/f 1/v माइनस 1/u, तो कितना आएगा, 1/12 इक्वल टू 1/v, तो निकालना नहीं, दे रखी है v 36 और 1/u कितना आ रहा है, माइनस, हाँ माइनस नहीं आएगा, कंफर्म है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, तो निकाल लीजिएगा कितनी आएगी, 36 इधर आ जाएगा 1/u और 36 आपका एलसीएम हो जाएगा इधर आने के बाद, तो कितना बचेगा यहाँ से, 1 माइनस 3, कितना आ रहा है, ये तो 18 आ रही है यहाँ से, तो माइनस का माइनस 18 लग रहा है कि, देखो सही है गलत हुआ कहीं, माइनस 18 आ रही है, या 9 किसी ने बोली थी अभी, कितनी आ रही है, 18 या 9? हाँ माइनस 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी में दिया हुआ है, इफ द लेंस LL is replaced by another lens of same type but focal length 15 सेंटीमीटर, then for the same object distance क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप फोकल लेंथ आपने बढ़ा दी है, अच्छा फोकल लेंथ आपने बढ़ा दी है तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, क्या इमेज का साइज कम हो जाएगा, क्या इमेज का साइज बढ़ जाएगा, क्या इमेज सेम रहेगी, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है कंक्लूड करने के लिए कुछ भी। क्या होना चाहिए, थोड़ा जल्दी बताइए, क्या लगता है क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ा दी है तो उससे क्या असर पड़ेगा,
देखिए ये जो बात कर रहे हैं वो साइज ऑफ द इमेज की तीनों में कर रहे हैं ना, इमेज का साइज बढ़ जाएगा, इमेज का साइज कम हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं क्या, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं ना। फोकल लेंथ बढ़ाने से मैग्निफिकेशन पे क्या असर पड़ता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है। अरे फॉर्मूला देख लो ना, कितना आसान है, तुम लोग रिड्यूस नहीं करते हो जल्दी से। फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वाली कंडीशन को कांस्टेंट रखा गया है, कुछ नहीं चेंज किया है ना, बोलो, इसको चेंज नहीं किया है। इसको चेंज नहीं करेंगे अगर आप, तो 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, सही है या नहीं? तो यहां से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका मतलब अगर आप f बढ़ाएंगे तो v बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? f बढ़ाएंगे तो v बढ़ रहा है, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। हाँ, तो v बढ़ेगा अगर, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, m इज इक्वल टू v अपॉन u, जानते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u क्या होता है फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सभी जानते हैं, बताइए। अगर f बढ़ाने से v बढ़ रहा है तो v बढ़ाने से m बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो क्या होना चाहिए? हमने लॉजिकली क्या कंक्लूड किया? अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए, तो इमेज साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? और एक चीज और याद रखो कि अगर ये v बढ़ा तो आपका इमेज साइज बढ़ जाएगा। हाँ, ध्यान रखना कि u कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर u कांस्टेंट नहीं है तो फिर u भी उसी रेशियो में अगर कम ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा वहां पे। लेकिन अगर इन्होंने u को कांस्टेंट कर दिया है तो फिर v बढ़ेगा तो m बढ़ जाएगा। और v कैसे बढ़ा हमें पता कैसे चला? क्योंकि f बढ़ा है और उससे हमने फॉर्मूले से कंक्लूड किया है। तो ये लॉजिकल डिडक्शन निकालना आपको बहुत आसानी से आना चाहिए। अब आप देखिए, ये पेपर दिखाने का मकसद क्या है कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उठा के, तो इन सब में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकता है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर का है पहला, कि अच्छा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस, गलत है, हाँ इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी की यूजेबल फॉर्म, वर्क एनर्जी पावर में बहुत कुछ दे रखा है, हाँ बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन कल ही किया था हम लोगों ने, हाँ 746 वॉट। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे ही, कोई सभी के लिए आसान है, सिर्फ आपके लिए नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन अच्छा है, इफ A and B of the same mass can climb the 3rd floor of the same building in 3 minutes and 5 minutes respectively, ratio of their powers। अच्छा, पावर और टाइम में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ये, हाँ बस निकाल दीजिए। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आंसर कितना आ जाएगा? 5:3, हाँ ये 5:3, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर, अच्छा क्वेश्चन है, इफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम lies at 45 mark, then which one of the following diagram will show the balanced position of the scale। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया इन्होंने कि जो 80 ग्राम का स्केल है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं यूनिफॉर्म स्केल में कि यूनिफॉर्म स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? मिडिल में, 50 पे, हाँ। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने चेंज कर दिया है, कितना कर दिया है? 45 पे कर दिया है। तो अब हमको 45 पे लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये 45 पे हमने यहाँ पे इसको लटका दिया, ये 45 है, 80 को लटका दिया। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए, है ना, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दोनों साइड का मोमेंट निकाल लेते हैं। तो बताइए इधर का मोमेंट कैसे निकालेंगे? ये 80 ग्राम फोर्स हो जाएगा 80 ग्राम से, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये 15 है, तो 15 को 80 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? हाँ 1200 आ रहा है। अब अरे नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अच्छे स्मार्ट तरीके भी देखो। ये 1200 आ रहा है,
अब जो ऑप्शन का राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, जिस ऑप्शन का क्लॉकवाइज मोमेंट 1200 दे रहा होगा वही ऑप्शन सही है हमारा। बताइए राइट साइड में 1200 कौन दे रहा है? क्या ये दे रहा है? ये कितना है? नहीं दे रहा है। इसका बताइए 1200 आ रहा है 45 है और ये कितना है 40 है, तो ये भी नहीं आ रहा है ना? हाँ ये भी नहीं है, ये आ रहा है, दिख रहा है 4 3 12, ये देखिए 1200, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी चेक ही मत, बस ये देखिए आपको यही करना है, इसका मोमेंट निकालिए। अब जो राइट हैंड साइड में ये मोमेंट दे रहा है वही आंसर होगा आपका। क्लियर है, समझ में आया? हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए सब लोग? चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है ई 2 नंबर का है। देखिए ये क्वेश्चन पिछला वाला कितने का था? 1 ही का था, ये 2 नंबर का है। यानी कोई भी क्वेश्चन बीच में 2 नंबर वाला भी दे सकते हैं वो। अब 2 नंबर वाले में ये ध्यान रखना है कि 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक से ज्यादा करेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी लॉजिकल है। A body has kinetic energy 250 joule. If the mass of the body is 5 kg, then choose its velocity and momentum from the following option. इसमें आप सबसे पहले निकालिए मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2mke, ये होता है के का फॉर्मूला। ये हमने कितना भी कर ही रहे हैं हम लोग, p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, इसी से निकाल लिया हमने। अब ये कितना आ जाएगा बताइए? 2 इंटू 250 इंटू 5, तो ये कितना आ रहा है? P कितना आ रहा है? 10 2500 यानी 50, देखो 50 आ रहा है। 50 क्या होता है ये? केजी मीटर पर सेकेंड, 50 केजी मीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ही है, ये भी नहीं है। साथ में वेलोसिटी पूछ रहा है। अब बताइए आप, मोमेंटम में 5 किलोग्राम का तो मास रखा हुआ है, तो वेलोसिटी कितनी बची? 10। तो 50 बन रहा है ना मोमेंटम। मोमेंटम 50 तो mv से बना होगा, तो m तो पता है हमें 5 है, तो वेलोसिटी कितनी रही होगी? 10 रही होगी, तभी तो 50 बना। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 आ गई। तो थोड़ा लॉजिकली चलते हैं, मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी तक हैबिट में नहीं थे। आप लोग सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे तो वही तरीका आप लगाते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे थोड़े तरीके बदलिए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। बोलो समझ में आया सबको ये? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ गर्ल एट रेस्ट एट गेट ऑफ हर सोसाइटी विच इज 3.2 मीटर अबव द रोड, ठीक है, कम्स डाउन द स्लोप AB। अब ये ऊपर है, ठीक है, फिर ये नीचे आ जाते हैं विदाउट पैडलिंग, मतलब नीचे फिसलते हुए नीचे आ गई। पूछ क्या रहे हैं? द मैकेनिकल एनर्जी पजेस्ड बाय द गर्ल एट B। अच्छा, B पर मैकेनिकल एनर्जी निकालना आसान है। कौन सी होगी? बहुत आसान है भाई, ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से। द वेलोसिटी विद विच गर्ल रीचेस पॉइंट ए पे जिस वेलोसिटी से वो पहुंचेगी वो कौन सी होगी? आप सब जानते हैं कि यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना। वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे चलेगी तो किसमें चेंज हो जाएगी बताइए? काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इनके पास, वो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो है हाफ mv स्क्वायर के बराबर, या इस तरह बोलिए mgh किसके बराबर है? हाफ mv स्क्वायर के। बोलो यही है ना? m कैंसिल कर दो, m कैंसिल कर दिया हमने। वेलोसिटी हमको निकालना है तो फॉर्मूला आ गया √2gh। बोलो, ये तो सबको पता होना चाहिए पहले ही। √2gh आ गया। √2gh में फॉर्मूला रख दो, वैल्यू कितना होगा? 2, ये g 10 दिया हुआ है, हाइट कितनी है? 3.2, तो 32 64 √64 कितना आएगा? 8 आ गया। चलिए खत्म सवाल। और क्या पूछ रहे हैं इसमें? और इसमें पूछ रहे हैं इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल एट A। अब अच्छा, मास दे के काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं A पे, ठीक है। A मतलब कहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे? नीचे। तो बहुत आसान है, निकालो कितना आ जाएगा?
मास 40 है तो काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए आप सीधे उठा के, हाफ एम कितना है 40 और वी कितना निकाला था हमने 8, तो कितना आ जाएगा आंसर? पहला वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन इसमें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल व्हेन शी रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप। अरे आसान है, आपको पता है मिड पॉइंट पे पहुंचेगी तो एनर्जी आधी हो जाएगी, इतना बताओ, हाफ हो जाएगी। टोटल एनर्जी कितनी निकाली थी? टोटल एनर्जी कितनी निकाली थी? अरे हाफ mv स्क्वायर निकाली ना, एनर्जी कंजर्वेशन तो लागू होगा ना यहाँ पे, तो जितनी काइनेटिक होगी उतनी हाँ 1280 उसका आधा करो, कितना आएगा? हाँ बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई वेलोसिटी निकालनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट एनर्जी को हाफ करिए आप यहाँ पे, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कॉमन सेंस का जो है वो जगह वो होना बहुत जरूरी है। मैकेनिकल एडवांटेज, अब देखिए ये वाले जब हमने आपको शेयर किया था, याद करिए सिलेबस, तो उसके बाद हमने डिस्कशन भी किया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि वो नहीं दे रखा है कुछ चैप्टर, कौन सा? मशीन, लेकिन हमने बोला था आपसे यूनिट दे रखा है, पहला यूनिट, तो पहले यूनिट में वो आता है, और देखो क्वेश्चन भी उन्होंने डाल के यहाँ पे दे दिए, दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। मैकेनिकल एडवांटेज, लोड और एफर्ट, तो आसान है क्वेश्चन, बताइए कैसे रिलेटेड होते हैं? लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बताओ? ऑप्शन 3। देखो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है, लोड के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आएगा, है ना, या एफर्ट के टर्म में लिखेंगे तो आएगा लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। अब इन दोनों में, तीनों में से देखो कौन सा मैच कर रहा है? पहला तो नहीं कर रहा है, लोड इंटू एफर्ट नहीं होता है, एफर्ट अपॉन लोड नहीं होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू एफर्ट इज इक्वल टू लोड होता है, क्योंकि अगर एफर्ट को नीचे लाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। चौथा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए पढ़ते हैं, क्या पहला क्या है? अ मशीन इज यूज्ड टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी एज कंपेयर टू इनपुट एनर्जी। ऐसा पॉसिबल है कि आउटपुट एनर्जी कहाँ से ले आओगे ज्यादा, जब आपके पास इनपुट नहीं है? तो ऐसी मशीन कहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आउटपुट आपको ज्यादा कर दे दे इनपुट से। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, है ना। If a machine gives convenience of direction, then its mechanical advantage should be greater than 1. Convenience of direction में तो 1 होता है ना, सब 1 होता है, याद करिए, convenience of direction के लिए तो 1 होता है ना, तो greater than 1 कहाँ से हो जाएगा? For a given design of a machine, even if the mechanical advantage increases, the velocity ratio remains same. हाँ सही है, velocity ratio पे डिजाइन, पर्टिकुलर डिजाइन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये तो हमने समझाया भी था आपको, यही आंसर सही है। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेज होता तो और ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है ये, लेकिन खैर बाकी तीनों तो पक्का गलत है, हम देख चुके हैं। अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट कह रहा है इफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज 3 मूवेबल पुलीज देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मशीन से 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं अभी तक, तीसरा है ये। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपको पता है, हाँ, ऑप्शन 4 एक आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 4 मतलब ये वाला है ना, यही ना, हाँ, ऑप्शन 4 आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। आपको पता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 3 मूवेबल पुलीज हैं, तो मूवेबल पुलीज नीचे होती है ना, ऊपर नहीं होती हैं, याद करिए, याद है, मूवेबल वाली तो नीचे लगी होती हैं, तो ये इस तरह से होगा। अब आपको मैंने बताया था कि ऊपर जो फिक्स वाला पोर्शन है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, फिक्स रहता है आपका, उस पोर्शन में नंबर ऑफ पुलीज कितनी होनी चाहिए? नीचे वाले से ज्यादा या उसके बराबर या उससे कम कितनी होनी चाहिए आइडियली? कुछ बताया था क्राइटेरिया, याद करिए, याद है किसी को? और आपसे एक वर्ड बोल रहा है कन्वीनियंट डायरेक्शन। कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब ये है कि नीचे की तरफ उसको ऐसे खींचा जा रहा है,
हमने बताया था कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो मूवेबल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ पुलीज होंगी, तो जो फिक्स पार्ट है उसमें उतनी तो होनी ही होनी पड़ेंगी। कभी भी फिक्स पार्ट की नंबर ऑफ पुलीज मूवेबल पार्ट से कम नहीं हो सकती। वो या तो उसके बराबर होंगी, यानी अगर 3 है तो ऊपर तो 3 मिलनी है, या दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, हाँ, या तो ज्यादा होंगी। तो ज्यादा में मतलब ऊपर क्या हो सकती हैं, 3 के बजाय हाँ 4 हो सकती हैं। यानी यहां तो या तो 4 वाला ऑप्शन है या तो 3 वाला है। अब बताइए पहले ऑप्शन में कितनी है टोटल नंबर ऑफ पुलिस, 6, और दूसरे में क्या बन रही है, 7। ये दोनों ही पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हाँ 3 वाला बिल्कुल गलत है, यानी 4th जो ऑप्शन बोल रहे थे बच्चे, शुड बी 7 नहीं, शुड बी 6 नहीं, दोनों ही पॉसिबल हैं, यानी या तो 6 हो सकती हैं या 7 हो सकती हैं। यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस हैं, इसको ध्यान से समझिए। भी बिना समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हो, इसके वीडियो देखो जाके, हमने समझाया था बहुत अच्छे तरीके से कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मूवेबल पुलिस में नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस जो होंगी वो या तो नंबर ऑफ फिक्स पुलिस के बराबर होंगी और या तो फिक्स पुलिस से कम होंगी। ठीक है, मूवेबल पुलिस या तो फिक्स पुलिस के बराबर होंगी या उससे कम होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, 4th ऑप्शन क्या सोच के लगा रहे थे कुछ बच्चे, जो 4th ऑप्शन बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे, क्या रीजन उसका, कहाँ गलती कर रहे थे, बोलिए 4th ऑप्शन क्यों बोल रहे थे 3, जबकि आप जान रहे हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की बात कर रहा है, तो उसमें फिक्स वाला कैसे भूल गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0 एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज बताइए, अरे देखिए ध्यान से, सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उस पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंटर की तरफ, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नहीं होता है उससे, फोर्स से। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, गलत। रीजन इज नॉट मेंशन्ड, अरे ये भी गलत। ठीक है, तो याद रखिए दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वही बताना था आपको वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हियर अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एको बाय ह्यूमंस इन एयर। ठीक है, कह रहा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ, गलत। रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होगा तब तो अब्सॉर्ब कर लेगा वो सब। द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। अगर वेवलेंथ ऑफ साउंड से स्मॉलर होगा तब तो रिफ्लेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, और बोलो ये भी गलत। साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड, हाँ सही है। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, 0.1 सेकंड के अंदर अंदर नहीं आना चाहिए, उतना लैग होना चाहिए। फिर कह रहा है द इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रीक्वेंसीज मोर देन 25,000 हर्ट्ज, गलत, इससे क्या लेना देना। फिर कह रहा है द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, हाँ ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, 2 नंबर का था, 3rd एंड 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इट्स एको इन 3 seconds। द स्पीड ऑफ साउंड्स इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब ये गन फायर करते हैं, वो यहाँ टकराती है और यहाँ टकराने के बाद ऐसे ऐसे वापस लौट जाती है। तो ये अगर डी है तो ये भी डी होगा, आपको पता है। तो क्या निकालना है यहाँ पे हमें, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 2d बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 340। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, नीचे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, ऊपर करते हैं थोड़ा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं डी की वैल्यू पहले। डी कितना आएगा, 2d इज इक्वल टू 3 इंटू 340 काट दो, ये कितना आएगा 170 आएगा ना। तो 510 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, 3 होना चाहिए था, है ना। सही है तीसरा ऑप्शन, चौथा गलत है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, आसान था क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इफ द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस टू 350 मीटर पर सेकेंड देन हाउ मच डिस्टेंस शुड द पर्सन मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द क्लिफ इन ऑर्डर टू हियर द इको इन द सेम टाइम। स्टेप्स आर गिवन टू कैलकुलेट, वही चीज़ दे रखी है। देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ा दिया है, हम फॉर्मूला जानते हैं होता है 2D/T। आप बताइए स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? फॉर्मूले से टाइम कांस्टेंट है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी। अब स्टेप्स दे रखे हैं, आर गिवन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा है ये? हाउ मच डिस्टेंस शुड द पर्सन मूव टूवर्ड्स, यानी पहले जहाँ पे खड़ा हुआ था ये पर्सन, वहाँ से और आगे कितना जाए। मान लो यहाँ पे था पहले, ठीक है, अब वहाँ से और आगे कितना मूव करेगा, तो वो x हमको मान लो कैलकुलेट करना है। तो आप खुद बताइए, जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो ये एडिशन तो लग होना नहीं है वहाँ पे, भाई डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप, तो एडिशन वाला तो ये तो गलत हो गया, ऐड कहाँ करेंगे? नॉर्मली हम क्या करेंगे, बाद की जो स्पीड है उसको पहले वाली स्पीड से माइनस कर देंगे सिंपली, और उसको आप डिस्टेंस के इक्वेट कर दी तो आपको पता चल जाएगा बढ़ी हुई डिस्टेंस, है ना भाई। बढ़ी हुई डिस्टेंस के लिए आपको बढ़ी हुई स्पीड लेंगे ना सिर्फ, बोलो लॉजिकल है ना। बढ़ी हुई डिस्टेंस, कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने कैलकुलेट की, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पीड पता हो, तो एक्स्ट्रा स्पीड यहीं से पता चलेगी आपको। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 10 मिलेगा, और इसको आप इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ी हुई स्पीड के साथ वैसे ही होगी ना, जाएगा और आएगा, ये सारी प्रोसेस तो वहाँ पे भी होगी, तो यहाँ से आपको बढ़ी हुई एक्स्ट्रा डिस्टेंस पता चल जाएगी। कितनी आ रही है? 15, है ना, 15 आ रही है एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपकी, 15 आ गई यहाँ से। तो अब देखिए कौन से ऑप्शंस आगे मैच कर रहे हैं। एक तो मैच कर गया हमारे पास पहला वाला, ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा, और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ये गलत है, ये सही है, और 15 वाला ये भी सही है, और ये भी गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए बताइए इसमें से? सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। Assuming all lenses shown below are of the same material, state which lens has the maximum power। मैक्सिमम पावर के लिए लेंस का पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, बताओ। ऐसे याद रखने के लिए हमने बताया था तुम्हें, लेंस मोटा होना चाहिए पावर में। जैसे कोई बहुत मोटे लेंस का चश्मा लगाता है तो क्या बोलते हैं हम, बहुत कम पावर है या ज़्यादा पावर? हाँ, तो लेंस अगर मोटा है तो पावर ज़्यादा, यानी फोकल लेंथ कम है। हाँ ठीक, तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर बता दो, कौन सा लेंस मोटा है उसी की मैक्सिमम पावर होगी। सबसे मोटा लेंस कौन सा है? हाँ ठीक है, आसान था, याद रखते हैं आप सही से। जो मोटा है वो पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम। पावर ही पूछ रहा था ना, फोकल लेंथ की बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ पावर। इन एन इलेक्ट्रिक सेल वाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम, वो कितना आसान है। इलेक्ट्रिकल एन में केमिकल होती है, केमिकल से किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल में, है ना, एक केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। हाँ, कह रहा डायग्राम शोज अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास 80 ग्राम, ए एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशन। और छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन पूरा आ जाए यहाँ पे। ए एंड सी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और बी मीन पोजीशन है। हाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो बी है ये मीन पोजीशन है। फिर क्या कह रहा है? द बॉब हैज वेलोसिटी, बॉब की वेलोसिटी भी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, वो पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी है। एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको हमने अभी लेटेस्ट ये सब चल रहा है बताया था। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? कौन सी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे? हाँ, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल मैक्सिमम होगी आपकी, और यहाँ पे कौन सी मैक्सिमम होगी? बी पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ पे। कह रहा है एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। गलत है, ए पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, वो तो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होगी। क्लियर है, पहला गलत है। दूसरा, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1000। अब ये निकालना पड़ेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लागू हो रहा है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, वही होगी ना, उतनी ही तो होगी जब वो ऊपर जाएगा कन्वर्ट होके। तो एनर्जी निकालिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसके पास, तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा। बॉब का मास पता है ना हमको, कितना है? 80 ग्राम। बोलो। हाँ, तो कैसे निकालेंगे हम? 5 × 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किस में?
किलो, हाँ नहीं, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा, ये तो 1 जूल आ रही है ना, देखो 1 जूल आ रही है ना, तो एनर्जी तो 1 जूल है, तो मैक्सिमम एनर्जी तो 1 जूल है, तो गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है द मैक्सिमम हाइट एच रीच्ड बाय द बॉब विल बी 125। अब मैक्सिमम हाइट निकाल दो, क्योंकि एनर्जी हमको 1 जूल पता है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले से, तो वो क्या होता है mgh, ये 1 जूल, मास है 80 ग्राम, चलो भाई रख देते हैं, इंटू जी कितना है 10 ले लेते हैं जी को, h निकालना है हमें, तो ये कैंसिल कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए h इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10/8, 10/8 कितना आएगा 5/4, 5/4 होता है 1.25, लेकिन ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 125 हो जाएगा, बोलिए मीटर में है ना, सेंटीमीटर में 125, तो इसका मतलब सही है ऑप्शन, मैक्सिमम हाइट 125 आ रही है। फोर्थ कह रहा है एट पॉइंट डी द बॉब विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब डी पे नहीं होगी ना, गलत है ये, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मीन पोजीशन पे होगी, और मीन पोजीशन डी नहीं है, बी है, तो ये भी गलत हो गया। 5 है द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1 जूल, बिल्कुल सही है, 1 जूल है, अभी देखा हमने। फिर कह रहा है एट पॉइंट बी द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉब इज 1000 जूल, गलत है भाई, जब 1 जूल एक बार निकल आई है तो वो तो रहेगी, उतनी एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा हर जगह। क्लियर है, समझ गए सब लोग क्वेश्चन को, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने वर्क एनर्जी पावर से। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहला देखिए कह रहा है कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सही है, ऐसा होता है। पहला देखिए ऑप्शन, कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सही है। टेक्स प्लेस फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42 डिग्री। अब ये कैसे डिफाइन करोगे तुम 42 डिग्री, हर एक के लिए 42 डिग्री, हाँ जरूरी नहीं है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, गलत, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सब फॉलो करते हैं। चौथा है कैन टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, हाँ सही बात है? हाँ करेक्ट, 2 ऑप्शन आपके सही हैं, 2 नंबर का था भी है, तो 2 ऑप्शन मोर देन 1 ऑप्शन वाला है। आगे चलते हैं, हाँ ये देखते हैं, ई है द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। डायग्राम को ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या क्या क्वेश्चन है। द फिनोमेना एट द सरफेस एसी, एसी पे क्या हो रहा है, एसी पे ये वाले पे TIR हो रहा है, दिख रहा है, हाँ TIR हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रखा है, तो TIR हो रहा है, देखा हमने। कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC, AC के सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, AC के सरफेस पे। अब देखिए ये रे यहाँ से टकराई, यहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, बोलिए ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कैसे निकालेंगे हम, तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। ये 90 डिग्री है, बोलो ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, और ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 होगा, ये वाला देखो ये 60 होगा, ये 60 है 90 है तो ये 30 होगा, बोलिए ये वाला 30 हो गया, ये वाला इसको और बड़ा कर देते हैं क्या, चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 60 और ये 30 समझ में आ रहा है जो लिखा हमने, ये वाला 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90 है। अब ये पूरा तो 90 है ना, क्योंकि नॉर्मल बनाया आपने, तो पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो गया ना, ये समझ में आया, बोलिए। बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 आएगा, समझ में आया या समझाएं फिर से यहाँ से, क्लियर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 60 आपका। अगला पूछ रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AB, AB पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, AB पे, ये देखिए AB पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ से बताना पड़ेगा हमें, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा इसका कुछ है,
तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हम कैसे निकालेंगे? देखो ये नॉर्मल, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये यहाँ निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, बोलिए ये 60 हो जाएगा ना। अब ये 60 है, यहाँ पे देखिए, तो ये वाला एंगल कैसे पता करेंगे हम? ये वाला तो पता है हमको 120 होगा, ये वाला एंगल निकला है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा आपको। ये एंगल हम कैसे निकालें? जल्दी, अरे ये पूरा 90 है ना, क्यों नहीं निकाल सकते? ये पूरा 90 है, बोलो, ये वाला पूरा 90 है और आपको पता है ये भी 60 ही होगा, तो ये 30 बचा ना, तो 120 और ये 30, तो ये कितना होगा 30 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, कौन से क्वेश्चन बचे हैं? 30 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। चलिए बताइए कौन सा गलत है इसमें। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। अब ये यहाँ पे फिगर भी साथ में हम लोग को चाहिए। पी क्यू की स्पीड एस टी के बराबर है, पी क्यू की स्पीड एस टी के बराबर होगी, क्या सही है? देखो पी क्यू भी रेरर मीडियम में है, एस टी भी रेरर मीडियम में है, बराबर होगी ना दोनों की स्पीड, बोलिए। हाँ, दोनों की स्पीड बराबर होगी, सही है पहला। दूसरा कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट रे क्यू आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रे आर एस। क्यू आर आर एस के बराबर होगा, क्यू आर आर एस के बराबर होगा, सेम मीडियम है, सेम मीडियम है ना, अंदर प्रिज्म में है, अंदर है तो सेम मीडियम है, तो बराबर होगी। तो तीसरा कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट रे आर एस। पी क्यू आर एस से बड़ा होगा, पी क्यू आर एस से ज्यादा होगी, सही है ये भी भाई, आर एस तो अंदर है ना और पी क्यू बाहर है, तो पी क्यू की स्पीड आर एस से ज्यादा होगी क्योंकि वो रेरर मीडियम में है, वो डेंसर मीडियम में आर एस, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं स्पीड, अब यही गलत होगा, स्पीड ऑफ लाइट रे आर क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। आर क्यू एस टी से ज्यादा होगा, आर क्यू एस टी से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एस टी रेरर में है और आर क्यू डेंसर में, डेंसर की स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है जो आपका गलत होगा। क्लियर है? तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, कुछ और एमसीक्यू जो हमारा चल रहा था फोर्स वाला उसको कंटिन्यू करेंगे। Recording stopped.